नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। चलिए आज हम अपने क्लास को आगे करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अब क्लास 12th के पहले चैप्टर का 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन सभी वीडियो में हमारा वीडियो बहुत अच्छा नहीं बन पाया है। कई बार बोर्ड से बाहर हो गया, कट गया, इस प्रकार बहुत सारा समस्या हुआ। लेकिन आज से और अभी से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। आपको एकदम क्लीन दिखाई देगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बस सही कहेंगे, अगर आप अपने पढ़ाई को चाहते हैं कि हम पढ़ें सीखें, अगर हमसे सीख मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना एकदम नहीं भूलिए। हाँ, तो मैं इतना आज आपके साथ कैमरा के एकदम सामने आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक एक बात आपको एकदम समझा नहीं दिया, याद नहीं करा दिया तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हमें पढ़ना है, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन। आप जानते हैं हम पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार। हम क्या पढ़ा रहे थे जी? अलैंगिक जनन के प्रकार। हम पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार में आप सभी जानते हैं, पहला हम पढ़े थे विखंडन। पहला क्या पढ़े थे? विखंडन। पहला पढ़े थे विखंडन। दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे मुकुलन। मुकुलन इसी प्रकार से लिखें, क्या आप सब जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। विखंडन पढ़ा चुके हैं, मुकुलन पढ़ा चुके हैं, जैम्यूलेशन पढ़ा चुके हैं और पुनर्जनन नहीं पढ़ा है। और इसके बाद जैम्यूलेशन के बाद जो आता है उसी का नाम क्या है? बीजाणु जनन। उसी का नाम क्या है? बीजाणु जनन। तो इसके आगे हम चल रहे हैं, बीजाणु जनन किसे कहते हैं? बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो देखिए, हम बोलेंगे बीजाणु निर्माण की क्रिया को, बीजाणु निर्माण की क्रिया को, निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु निर्माण की, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, बीजाणु निर्माण के क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक प्रकार का कैसा है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अच्छा आप बताइए, हम पढ़ रहे हैं किसके प्रकार? अलैंगिक जनन के प्रकार। उसी में से एक है बीजाणु जनन। तो बोलेंगे सर बीजाणु निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो किसमें? तो कवक, जो कवक और शैवाल में होता है, जो कवक और शैवाल में होता है। तो बीजाणु जनन देखिए, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रखता है कि आपसे हम बता देते हैं, इस चैप्टर से आपको मात्र 1-2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और जितना भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। इनका उदाहरण आपको काफ़ी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें कोई भी 5 अंक का प्रश्न बनने वाला नहीं है, बनता ही नहीं है। तो अब देखिए, बीजाणु निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कवक और शैवाल में होता है। अब हम इसके आगे पढ़ चुके थे कि सर बीजाणु जो है निर्माण तो होबे करता। ये बताइए बीजाणु कितने प्रकार के? हम बताए थे बीजाणु 2 प्रकार के। पहला हम पढ़े थे चल बीजाणु। पहला क्या पढ़े थे? चल बीजाणु। और दूसरा क्या मेरा होता है जी? तो दूसरा होता अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। अब ध्यान दीजिएगा, चल बीजाणु, चल बीजाणु जो है इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। चल बीजाणु में फ्लैजिला होता है, सॉरी, अचल बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चल बीजाणु में, तो बोलेंगे फ्लैजिला होता है या नहीं? हाँ फ्लैजिला होता है। अचल बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला के बारे में भी बताएंगे। अब देखिए, ये जो होता बाबू नामे चल बीजाणु, तो यह चलनशील होता है। ये बीजाणु कैसा होता है? चलनशील होता है। और अचल बीजाणु नामे तो यह अचलनशील होता है, यह चलनशील होता है। तो आप क्या इस चल बीजाणु में फ्लैजिला होता है और ये चलनशील होता है, इतना से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ पढ़ रहे हैं
पढ़ना है, गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन इसका हमें उदाहरण याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जैसे चल बीजाणु कौन कौन है, तो पहला का बात करें क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है एक क्या है जी, चल बीजाणु है। दूसरा बात कर लिया जाए, पहला क्या है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तीसरा क्या है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजाणु कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणु में फ्लैजिला होता है और यह चलनशील होता है। इसके उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। अगर सर अचल बीजाणु, अचल बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होता है, यह अचलनशील होता है। इसके उदाहरण क्या है सर, किस किस में होता है इसके उदाहरण, तो इसका उदाहरण होता है पेलिसिनियम, पेलिसिनियम, पेकिसिनिया, पेलिसिनियम, पकिसिनिया, किसिनिया और ऑलब्यूगो। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अचल बीजाणु के उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है पेनिसिलियम, पेकिसिनिया और क्या ऑलब्यूगो। ये सब किसका उदाहरण है जी, अचल बीजाणु का। अब देखिए, ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चल बीजाणु में बीजाणु निर्माण कैसे होता है, बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो अब यहाँ पर जो हम चलने वाले हैं, इसमें हम यह देखेंगे क्लेमाइडोमोनास में क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास में जंसपुट द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए, क्लेमाइडोमोनास एक इस प्रकार का एक जीव है, क्लेमाइडोमोनास। ये जो भाग यहाँ पर होता है, इसी भाग को हम फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और इसके बीच का जो भाग होता है, इसको हम केंद्रक कहते हैं, इसके बीच के भाग को केंद्रक कहते हैं। और इसमें बहुत सारे इस प्रकार की संरचना होता है, जो कि द्रव्य जैसा होता है, जिसे हम लोग इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इसमें एक इस प्रकार के ऐसी संरचना होता है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर, क्लोरोप्लास्ट एक शैवाल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक शैवाल है जो हरा रंग का होता है। यही शैवाल धीरे धीरे, एकदम ध्यान रखिएगा, उधर तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो इधर ही हम देते हैं। देखिए, इससे आगे क्या होता है, इससे आगे होता है कि जो बीजाणु है, इस प्रकार से बीजाणु निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, हरे रंग का शैवाल, ये बीजाणु निर्माण करने लगता है, तो बहुत सारे बीजाणु निर्माण हो जाता है। ये बहुत सारे बीजाणु का जब निर्माण हो जाता है, तो आगे चलकर ये सब जो बीज है, जैसे गेहूँ बीज होता है, उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का बीजाणु बीज है। तो ये बीज का निर्माण हो जाता है। ये जो बीज परिपक्व होकर आगे जब चलता है, तो जिससे कोई भी पौधा आप देखे होंगे, पौधा जब होता है तो उसका क्या होता है ना, कि कोई भी फसल का पौधा देखो, उसमें धीरे धीरे सूखता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह बीज होता है, वह बीज झड़ कर जमीन पर गिर जाता है। और उसी प्रकार इसमें भी होता है कि बीजाणु निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे बीजाणु मुक्त हो जाता है। यह जो बीजाणु है, यह बीजाणु यहाँ से मुक्त होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से बीजाणु मुक्त हो जाता है। देखिए, बीजाणु जब मुक्त हो जाता है, तो यह बीजाणु नीचे आ जाता है, इस प्रकार से भूमि पर गिर जाता, और भूमि से नमी मिलता है, तो नमी के कारण अंकुरित होकर नया जीव का निर्माण कर लेता है। नया जीव का, यही है मेरा नया जीव। इस प्रकार से सर, अगर आपको पूछ लिया जाए कि देखिए क्लेमाइडोमोनास में जंसपुट द्वारा अलैंगिक जनन, तो बोलेंगे देखिए, एक इस जो देख रहे इसी प्रकार का एक संरचना होता है क्लेमाइडोमोनास का। ये जो होता है, इसके बीच के भाग को केंद्रक कहते हैं,
इसमें जो आप द्रव्य जैसा कोई पदार्थ देख रहे हैं वही है कोशिका द्रव्य। और इसमें जो इस प्रकार की संरचना ये है क्लोरोप्लास्ट है, एक हरे रंग का शैवाल है। यही शैवाल धीरे धीरे बीजाणु निर्माण की क्रिया, बीजाणु निर्माण करने लगता है। एक समय यहाँ तक बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होता है और आगे चलकर परिपक्व हो जाता है यह बीजाणु और मुक्त हो जाता है। ये बीजाणु फ्री हो जाता है, फ्री मतलब मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर जब भूमि पर गिरता है तो इसे नमी मिलता है, तो नमी मिलने के कारण अंकुरित होकर फिर पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए क्लेमाइडोमोनास में जन्मस्फुट द्वारा अलैंगिक जनन। अब देखिए, अब थोड़ा सा अच्छा, क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास मतलब चल बीजाणु, चल बीजाणु आप सभी जानते हैं। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? चल बीजाणु का। तो क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु जन्मस्फुट द्वारा अलैंगिक जनन। चलिए इसको हम पढ़ लिए। अब इससे आगे हमें क्या पढ़ना है? तो इससे आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इससे आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसमें? पेनिसिलियम में। हम जान रहे हैं अचल बीजाणु का उदाहरण है, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में अचल बीजाणु, पेनिसिलियम में अचल बीजाणु, पेनिसिलियम में अचल बीजाणु कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा कौन जनन? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम देख रहे हैं। तो देखिए, आप जानते हैं पेनिसिलियम में अचल बीजाणु, क्योंकि पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? अचल बीजाणु का। तो पेनिसिलियम में अचल बीजाणु कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए कैसे होता है। इस प्रकार का एक संरचना होता है इसमें, जिसमें इस प्रकार का इस संरचना होता है, इसके ऊपर बहुत सारे इस प्रकार का संरचना होता है। इसमें ये जो भाग ऊपर इस प्रकार से होता है और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कट गया अचल, यहाँ अचल है। अब देखिए, बहुत सारे बीजाणु का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे बीजाणु का निर्माण हो जाता है। अच्छा, इसी को हम कोनिडिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? कोनिडिया कहते हैं। और इसे जो यहाँ पर देख रहे हैं इस भाग को कोनिडिया 4 कहते हैं, कोनिडिया 4 कहते हैं। चलिए देखिए, पेनिसिलियम में अचल बीजाणु कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। कोनिडिया जो है, ये देख रहे हैं कोनिडिया 4, इसके ऊपर का भाग होता है इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना से बना होता है। और इसके ऊपर एक, ये देख रहे हैं रेखा की तरह लंबा सा एक भाग होता है। उसी भाग में बहुत सारे बीजाणु निर्माण हो जाता है, बहुत सारे बीजाणु निर्माण होता है। और यही बीजाणु धीरे धीरे क्या होता है जी? झड़ जाता है। और झड़ कर कहाँ गिरता है? भूमि पर। जब यह भूमि पर गिर जाता है तो यहीं पर से फिर नए अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए थोड़ा सा एक एक उदाहरण। आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से होता है मैन। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा कि पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन क्या है। एकदम ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या है? तो देखिए, अच्छा बताइए पुनर्जनन किसकी अभी विधि पर? हम तो बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के कटे हुए आ तो टूट गए हुए, मतलब जो टूट गया है उस भाग का निर्माण कर लेता है पुनः। इसी को हम क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। तो बोलेंगे पुनर्जनन है अलैंगिक जनन की विधि है सर। तो अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव क्या करता है जी? अपने शरीर के टूटे हुए भाग या कटे हुए भाग को पुनः निर्माण कर लेता है,
तो इस प्रकार के जनन को ही हम पुनर्जनन कहते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पुनर्जनन क्या है, तो बोलेंगे देखिए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर के टूटे हुए भाग या कटे हुए भाग को पुनः निर्माण कर लेता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम पुनर्जनन कहते हैं। तो सर पुनर्जनन हो सके परीक्षा में ना पूछ, हो सकता है, लेकिन उदाहरण ऑब्जेक्टिव में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अगर बात करें उदाहरण का, इसका तो प्लानेरिया, आप ध्यान रखें, प्लानेरिया जो है एक जीव है, इसमें पुनर्जनन होता है, ये अपने कटे हुए शरीर के कटे हुए भाग को पुनः निर्माण कर लेता है। प्लानेरिया हो गया। अच्छा, क्या सिर्फ प्लानेरिया नहीं, बहुत सारा है। जैसे आप लोग जानते होंगे हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर के कटे हुए भाग को पुनः निर्माण कर लेता है। और तीसरा है छिपकली। कुछ है छिपकली मतलब समझ रहे हैं, छिपकली की पूँछ आप देखे होंगे, आपके घरों में भी छिपकली होगा, आप देखे होंगे। छिपकली का जब पूँछ कट जाता है तो उसका पूँछ हम तो खुद देखे हैं, किसी का हम काट दिए थे, और फिर उसको देखे 1-2 दिन में थोड़ा कम सा दिख रहा था पूँछ, लेकिन जैसे ही उसको 2-4-5 दिन के बाद घर में हम देखें तो उसका पूरा पूँछ हो गया था। इसका मतलब की समझे, इसका मतलब यह समझे कि देखिए सर, प्लानेरिया एक ऐसा जीव है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है, और छिपकली भी ऐसा जीव है जो अपने पूँछ का पुनः निर्माण कर लेता है अगर कट भी गया तो। आप ध्यान रखिएगा, प्लानेरिया, हाइड्रा और छिपकली, इन सब में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। अच्छा, अब इससे आगे भी बहुत, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अब चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा खंडन। अब हम क्या पढ़ेंगे, खंडन। अच्छा, ये बात बताइए, आप हमेशा आपको बताते हैं कि खंडन क्या है। देखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि यह किसके प्रकार है, अलैंगिक जनन के। किसके प्रकार है, अलैंगिक जनन के। कम से कम आपको थोड़ा सा बोलने तो चल आएगा, इतना तो आप बोल ही सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि, इतना बोल सकते हैं। कब, जब आपको यह मालूम रहेगा कि सर ये तो अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी भी जीव का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड नए जीवों का निर्माण कर लेता है। मतलब सर अगर बोले खंडन तो बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव का शरीर, जिसमें किसी जीव का शरीर, किसी भी जीव का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है। अब मान लीजिए एक प्लानेरिया जो बताए ना, एक ऐसा जीव है, प्लानेरिया तंतु रूप प्लानेरिया तंतु रूप, स्पाइरोगायरा, शैवाल, ये सब ऐसा जीव है जिसका अगर शरीर 2-4 भाग में, 5 भाग में कट जाएगा, फिर भी वो कटे हुए जो शरीर है वो मरेगा नहीं, कटा हुआ शरीर नया जीव का निर्माण कर लेगा। इसका मतलब खंडन अगर पूछे तो बोलेंगे सर अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव कई भागों में नहीं, किसी जीव का शरीर कई भागों में, किसी जीव का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और अलग होकर प्रत्येक खंड मतलब प्रत्येक जो टुकड़ा रहेगा नए जीवों का निर्माण कर लेता है, नए जीवों का क्या कर लेता है, नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, खंडन। अगर पूछे खंडन क्या है तो बोलेंगे देखिए
अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी भी जीव का शरीर कई भागों में की होता है, विभाजित हो जाता है और अलग हो जाता है, और अलग होकर प्रत्येक खंड मतलब प्रत्येक टुकड़ा, शरीर का प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसे ही हम खंडन कहते हैं। और खंडन का उदाहरण क्या है? प्लानेरिया, तंतुरूप, स्पाइरोगायरा, शैवाल। ये सब एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो सकता है परिभाषा आप बढ़िया से याद करें, लेकिन इसको याद करने में आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि अगर अलैंगिक जनन से पूछा जाएगा प्रश्न, तो कोई अलैंगिक जनन में खंडन, विखंडन, पुनर्जनन कोई एगो पूछ लेगा, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो बस इसी प्रकार से। इसमें 5 नंबर का प्रश्न पहले ही बोल दिया नहीं बनेगा। तो चलिए, अच्छा अब आता है कायिक जनन, हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा जनन जी? कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन बोलेंगे पेड़ पौधे में होने वाले अलैंगिक जनन को। किस में होने वाले? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे में होने वाले, पेड़ पौधे में होने वाले, पेड़ पौधे में होने वाले अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। पेड़ पौधा में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि मान लो यह कोई पौधा है, ठीक है, यह एक मान लो कि यह कोई क्या है, मान लो इस प्रकार से कोई पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पौधा है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर कुछ पत्ते होते हैं, इसमें बहुत सारे पत्तियाँ होता है, आप भी जानते हैं। चलिए, तो हमने पौधा बना दिया, बहुत सारे पौधे। देखिए, तो कायिक जनन क्या कहता है? कहता है पेड़ पौधे में होने वाले कौन जनन? अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। देखिए, पेड़ पौधे में ये जो पुष्प होता है, पुष्प में होता है लैंगिक जनन, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। पुष्प वाले भाग में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन। तो इसको छोड़कर, इसको आपको यह बताना, अगर आपसे कायिक जनन पूछा जाए क्या है, मतलब किसे कहते हैं, आपको बताना है। देखिए, पेड़ पौधे में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। पेड़ पौधे के पुष्पी भाग को छोड़कर, पेड़ पौधे के पुष्पी भाग को छोड़कर अन्य भाग जैसे जड़, जैसे क्या जड़, और जैसे क्या तना, जैसे क्या पत्ती इत्यादि में अलैंगिक, जो अलैंगिक जनन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। तो कायिक जनन कहाँ कहाँ होगा? जड़ में हो सकता है, तना में हो सकता है, पत्ते में हो सकता है, पुष्प में, क्योंकि पुष्प में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें मादा और पुरुष दोनों जनन तंत्र होता है। तो पुष्पी भाग को छोड़कर एक बार और हो जाए कायिक जनन। पेड़ पौधे में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। पेड़ पौधे के पुष्पी भाग को छोड़कर, पुष्पी भाग को छोड़कर क्या अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि में जो अलैंगिक जनन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। अब कायिक जनन के प्रकार, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार देखने वाले। देखिए, मेरा है कायिक जनन। कायिक जनन, देखो कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, पहला प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, तो बोलेंगे देखिए, पेड़ पौधे में कौन रूप से? पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से, किस रूप से? प्राकृतिक रूप से होने वाले, प्राकृतिक रूप से होने वाले कायिक जनन को, कायिक जनन को, कायिक जनन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। देखिए,
पेड़ पौधा में प्राकृतिक रूप से होने वाले, प्राकृतिक रूप से जो कायिक जनन होता है उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, कृत्रिम कायिक जनन तो नहीं कहेंगे, कृत्रिम रूप से ये भी बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे में कृत्रिम रूप से होने वाले कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। लेकिन उससे बढ़िया और क्या बता सकते हैं, ये बता सकते, देखिए पौधे में मानव के द्वारा, क्यों, क्योंकि कृत्रिम कब होगा, जब मानव के द्वारा किया जाएगा। तो पेड़ पौधे में मानव के द्वारा जो अलैंगिक जनन मतलब कायिक जनन, जो कायिक जनन कराया जाता है उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, कृत्रिम कायिक जनन क्या है, ध्यान दीजिए, बोलेंगे, देखिए पेड़ पौधे में मानव के द्वारा जो कायिक जनन कराया जाता है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जिसे आप कभी देखे होंगे कलमी वाला पौधा, देखिए कलमी वाला, वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता, कलम में काट कर ऐसे बांध दिया जाता, वहीं से नया पौधा निर्माण हो जाता है। कलमी पौधा आप जानते होंगे, कलम कोई भी मानव उसको आराम से क्या करता है जी, पौधा है, पौधे इसे बांध देता है, धीरे धीरे निर्माण हो जाता है। वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, वो मानव के द्वारा होता है। तो हम समझ गए सर, कृत्रिम कायिक जनन किसी भी जीव में अगर किसके द्वारा, मानव के द्वारा कायिक जनन कराया जा रहा है तो उसे ही हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है? तो सर प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार का। पहला जड़ द्वारा, किसके द्वारा? जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, दूसरा, तो सर दूसरा होगा पत्ती द्वारा, किसके द्वारा? पत्ती द्वारा प्राकृतिक पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, तीसरा क्या होगा? तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, पहला प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जड़ के द्वारा, दूसरा पत्ती के द्वारा, तीसरा तना के द्वारा। हम बोले थे पुष्पी भाग में नहीं होगा। अच्छा, जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो हम बोलेंगे, देखिए जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, तो इसको हम समझते हैं पहले कि जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। तो बोलेंगे, देखिए कुछ पेड़ पौधे में क्या होता है ने कि प्राकृतिक रूप से जड़ से नए पौधे विकसित होने लगता है। कुछ पौधे हम देखते हैं, बोलेंगे कुछ पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से, किस रूप से? प्राकृतिक रूप से जड़ द्वारा, किसके द्वारा? जड़ द्वारा नए पौधे विकसित होने लगते हैं, नए पौधे विकसित होने लगते हैं, नए पौधे विकसित हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो इसे ही जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कोई बोले जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, तो बोलेंगे, देखिए कुछ पौधे में प्राकृतिक रूप से जड़ से ही मतलब जड़ द्वारा नए पौधे विकसित होने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। और इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल। तो जैसे होता है, आज देखिएगा अमरूद का पेड़, किसका पेड़ जी? अमरूद का पेड़। और क्या? दहलिया एक पेड़ होता है, दहलिया का पेड़। और क्या जी? तो और होता है मीठा आलू, शकरकंद ना होता है, मीठा आलू। क्या होता है? मीठा आलू। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है।
तो अब मीठा आलू देखिए एनसीईआरटी में आप कहीं देखिएगा मीठा आलू देने रहेगा, इसलिए हम लिखे मीठा आलू। अब बताइए अगर आपसे पूछ लिया जाए जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो आप सिंपल से कहिएगा देखिए कुछ पौधा ऐसा होता है कि कुछ पौधे में प्राकृतिक रूप से जहरे से नया नया पौधा विकसित हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे अमरूद, अमरूद भी देख लो, ऐसे मान लो बहुत बड़ा एक पौधा इस प्रकार से है, तो इसके देखेंगे इसके भाग में एकदम छोटा छोटा, यहाँ पर एकदम छोटा छोटा पौधा इसके जड़ से ही, जड़ के आसपास से निकलने लगता है, तो जड़ हो गया, इसी से पौधा निकल रहा है किसमें, अमरूद में। उसी प्रकार से दहलिया, उसी प्रकार से मीठा आलू, इन सभी में क्या होता है, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, क्योंकि जड़ से ही पौधे विकसित होने लगता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पत्ती द्वारा, किसके द्वारा, पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, कि पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए पत्ती द्वारा प्राकृतिक बोलेंगे कुछ, बस वही बात, अरे मार्कर हम चेंज कर दिए, इसको रहने दो। कुछ पौधे में, कुछ पेड़ पौधे में, कुछ पेड़ पौधे में, अच्छा ध्यान दो, कुछ पेड़ पौधे में है ने पत्ते के किनारे से, कुछ पौधा ऐसा ना होता है ने, कुछ पौधे में पत्ते के किनारे से, पत्ते के किनारे से, पत्ते के किनारे से, कुछ पौधे में पत्ते के किनारे से ही, किनारे से ही प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होने लगता है, नए पौधे विकसित होने लगता है, तो विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है और होता है, तो इसे ही पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अच्छा पूछेगा पत्ती द्वारा प्राकृतिक जनन क्या है, वेरी सिंपल, एकदम आसान भाषा में बोलना। देखो अरे कुछ ऐसा पेड़ पौधा है ने जकरा में, कुछ ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें पत्ता के किनारे से, पत्ता के किनारे से ही प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित हो जाता, होने लगता है, तो इसे ही पत्ते द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। अगर हम बात करें तो पहला आता पत्थर चट्टा, क्या आता है, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा एक पौधा है, देखा ना राम जी ने, पत्थर चट्टा नहीं जाता है, एकदम इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से पत्ता रहता है, इस प्रकार से ऐसे, ये जो है ना यहीं पर से जो है ना एकदम कोना पर इस प्रकार से रहेगा, यहीं पर से एकदम जिसको धर दो पृथ्वी पर मिलेगा इसको थोड़ा सा नमी, वहीं पर से नया नया पौधा बनाना शुरू, इस प्रकार से। तो अगर हम बोल सकते देखिए पत्ते द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, कि कुछ पौधे में पत्ते के किनारे से ही प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित हो जाता है, तो इसे ही प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अच्छा इसका पत्थर चट्टा को बायोफिलियम कहते हैं, ब्रायोफिलियम कहते हैं। तो अगर आपको ब्रायोफिलियम में और किसमें जी, कलंचू, बायोफिलियम और कोची कलंचू, एक ये सब ऐसा है ने, ऐसा पौधा है जिसके किनारे से हैं, जिसके एक और होता है बायोफिलिया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बात करें पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो देखिए पत्ती के किनारे से ही कुछ पौधे में कुछ पौधा होता है जकर पतवा के किनारे से ही नया नया पौधा विकसित हो जाता है, इसी को पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, पत्थर चट्टा, जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलियम। अच्छा ब्रायोफिलियम, अब बायोफिलिया और कोची कलंचू, इस सब में क्या होता है, तो पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा अब अगर हम बात करें इससे आगे अगर हम बात करें, तो इससे आगे हम बात करेंगे किसके बारे में,
तना में तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। तो इससे पहले हमको ये पढ़ना होगा कि तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि देखिए तना कितने प्रकार के, तना के प्रकार पढ़ना होगा। तना तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला होता वायवीय तना, वायवीय तना। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना। तीसरा होता है अवायवीय तना, अवायवीय तना। तो पहले हम एक एक समझते हैं वायवीय तना क्या है। तो देखिए पृथ्वी के ऊपर, मतलब बोल सकते हैं, अगर बोले वायवीय तना, क्या पूछे? वायवीय तना क्या है? वायवीय तना तो बोलेंगे देखिए पृथ्वी के ऊपर हवा में, बोलेंगे पृथ्वी के ऊपर हवा में विकसित होने वाला, हवा में विकसित होने वाले तना को, विकसित होने वाले तना को, मतलब वायवीय तना। तो पृथ्वी के ऊपर हवा में विकसित होने वाले तना को वायवीय तना कहते हैं। कौन तना? वायवीय तना कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से कायिक जनन नहीं होता है, कायिक जनन नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे वायवीय तना तो बोलेंगे देखिए पृथ्वी के ऊपर ही हवा में, जड़ में नहीं, पृथ्वी के थोड़ा ऊपर हवा में ही क्या होता है जी? विकसित होने वाले तना को वायवीय तना कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से कायिक जनन नहीं होता है। तो सर इसमें तो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन नहीं होता। अब हम चलते हैं पढ़ते भूमिगत तना। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? भूमिगत तना। एक बार आप बोलिए वायवीय तना, बोलेंगे पृथ्वी के ऊपर हवा में विकसित होने वाले तना को वायवीय तना कहते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से कायिक जनन एकदम नहीं होता। अच्छा, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ भूमिगत तना, क्या बोले जी? भूमिगत तना। तो बोलेंगे देखिए भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना, भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना को, भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना को भूमिगत तना कहते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना को भूमिगत तना कहते हैं। इसमें निम्नलिखित रूप द्वारा कायिक जनन होता है, देखिए भूमिगत तना, भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना को भूमिगत तना कहते हैं। इसमें निम्नलिखित द्वारा कायिक जनन होता है। निम्नलिखित मतलब किसके किसके द्वारा होता है? बहुत सारे द्वारा होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इधर। अब हम पढ़ लेते हैं पहला कंद द्वारा। किसके द्वारा? कंद द्वारा। देखिए इसका उदाहरण कंद द्वारा। तो बोलेंगे कंद, यह एक प्रकार का, अच्छा बोलिए कंद क्या है? यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। भूमिगत जो तना है उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो है कंद क्या है? एक भूमिगत तना, यह भूमिगत तना है, यह एक भूमिगत तना है। तो बोलेंगे कंद द्वारा, तो बोलेंगे यह एक भूमिगत तना है, जिसमें यह एक भूमिगत तना है जिसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से संचित होता है।
तो अगर बात करें कंद द्वारा, तो यह एक प्रकार का भूमिगत तना है जिसमें खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से संचित होता है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आलू। इसका एग्जाम्पल क्या है जी, आलू। आलू जो है, आलू इस प्रकार होता है, इस प्रकार से आँख नुमा संरचना आ जाता है। और यहीं से देखिएगा कि जो है इसी भाग से यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या निकलता है, मुकुल टाइप के यहाँ से निकलता है, अंकुरित होता है। अंकुर जिस प्रकार निकलता है उसी प्रकार से एक कली निकलता है, इसी कली से एक पौधा का निर्माण हो जाता है। तो आलू किसका उदाहरण है, कंद का। कंद द्वारा यह एक भूमिगत तना है जिसमें खाद्य पदार्थ, आलू एक खाद्य पदार्थ है, प्राकृतिक रूप से संचित होता है। इसका उदाहरण क्या है, आलू। उदाहरण आदर रखिएगा क्योंकि बोलेगा कंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, कंद द्वारा तो बोलेंगे अच्छा देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, आलू। अच्छा, अब आपसे पूछा था दूसरा है प्रकंद द्वारा, यह बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रकंद द्वारा। प्रकंद द्वारा तो बोलेंगे बस वही चीज़ है कि यह एक भूमिगत तना है। ये सब क्या है जी, यह एक भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। प्रकंद यह एक भूमिगत तना है जिसमें प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होता है, नए पौधे विकसित होता है। अच्छा, अगर बोले प्रकंद द्वारा तो बोलेंगे देखिए यह एक भूमिगत तना है, इसमें प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है अदरक और क्या, केला। अदरक और केला। तो प्रकंद द्वारा तो देखिए बोलेंगे यह एक भूमिगत तना है जिसमें प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होता है। जैसे अदरक है, अदरक आप देखिए होंगे, अदरक जानते हैं, अदरक से नए पौधे विकसित हो जाता है। केला है, केला आप देखे होंगे, केला में भी बीज नहीं लगाया जाता, उसी से नए पौधे विकसित होता है। तो प्रकंद द्वारा उदाहरण रखना अदरक और केला। अच्छा, आप आगे जाएं तो सलकंद द्वारा, किसके, सलकंद द्वारा। सलकंद देखो, सलकंद द्वारा या तो इसी हम बोलते हैं कर्मा द्वारा। तो बोलेंगे देखिए ये क्या है जी, सलकंद द्वारा। इसी का दूसरा नाम कर्मा द्वारा, कर्मा है सलकंद, या इसी को क्या बोलते हैं, कर्मा। सलकंद द्वारा तो कर्मा द्वारा। तो बोलेंगे देखिए यह भी एक भूमिगत तना है, यह भी एक कैसा तना है, यह भी एक भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। यह एक भूमिगत तना है जिसमें प्राकृतिक रूप से, बस वही बात, जिसमें प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होता है। लेकिन एग्जाम्पल याद रखना कि सलकंद का उदाहरण की है, तो याद रखना सलाद बनाते हैं, सलाद में हमारा पसंद है कि तुम जरूर प्याज जरूर डाल दो, थोड़ा सा जो ज़्यादा चटकर खाए वाला हो कह लहसुनो डाल दो, तो लहसुन। अब बताओ, तो जैसे बोले सलकंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो बोलेंगे देखिए सलकंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन का उदाहरण क्या है, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन, इन बातों को एकदम उदाहरण को एकदम ध्यान रखिएगा, वही पूछबे करेगा, वही सब पूछबे करता है। अच्छा, अब बात आता है आगे आ जाता है क्या जी, घनकंद। क्या बोलते हैं, घनकंद। अच्छा, घनकंद है, घनकंद तो देखिए यह भी एक प्रकार का क्या है, भूमिगत तना। यह भी एक भूमिगत तना है जिसमें कली द्वारा, किसी द्वारा, हाँ, कली द्वारा प्राकृतिक रूप से नए पौधा विकसित होता है, नए पौधा विकसित होता है। तो बोले जैसे घनकंद, क्या बोले, घनकंद द्वारा। तो बोलेंगे देखिए यह एक भूमिगत तना है, यह एक भूमिगत तना है जिसमें कली निकलता है, कली द्वारा
प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित हो जाता है। अच्छा, घनकंद का उदाहरण क्या है? तो घनकंद का उदाहरण है कंद। कंदा आप कभी खाए हैं जी? कंद, अरबी, और कौची है? अरबी, और कौची है? ओल। हाँ, ओल, ओल, ये सब किसके उदाहरण है? घनकंद द्वारा। क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। तो आप बोलेंगे घनकंद द्वारा, तो बोले यह भी एक भूमिगत तना है जिसमें कली द्वारा प्राकृतिक रूप से नए पौधे विकसित होता है। जैसे उदाहरण क्या है? कंद, अरबी और ओल। आप कहीं पानी में देखे होंगे अरबी, इस प्रकार का पौधा, ऐसा ऐसा, इस प्रकार का पत्ता, दिल आकार का पत्ता, पानी में जहाँ तहाँ रहता, वही, हाँ, हरा रंग का, वही है अरबी पौधा। कौन पौधा है? अरबी पौधा। तो इसका उदाहरण रखना घनकंद द्वारा। इसका उदाहरण क्या होगा? कंद, अरबी और कुछ ओल। अच्छा, अब देखो अंतिम है, अब इसको हम बता रहे हैं, ठीक है? बुलबिल द्वारा, बुलबिल द्वारा